कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर वक्त मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं। हर दिन राहुल गांधी किसी न किसी मुद्दे को लेकर आवाज उठाते हैं, लेकिन पिछले 11 सालों से राहुल गांधी का एक भी मुद्दा पार्टी के काम नहीं आया। राहुल गांधी का हर मुद्दा फ्लॉप होता जा रहा है, क्योंकि देश के लोग जानते हैं कि पीएम मोदी के हाथों में ही देश सुरक्षित है और पीएम मोदी की नीतियों की वजह से ही देश का विकास हो रहा है और आज दुनिया के तमाम देश भारत के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। राहुल गांधी ने अब गुजरात में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। राहुल ने गुजरात में वोटर लिस्ट की जांच के नाम पर सुनियोजित और संगठित रूप से वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने गुजरात कांग्रेस की तरफ से एक वोटर लिस्ट के साथ ही एक लेटर को भी शेयर किया। इसके साथ ही चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि गुजरात में एसआईआर के नाम पर जो कुछ भी किया जा रहा है वो किसी भी तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। ये सुनियोजित, संगठित और रणनीतिक वोट चोरी है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि सबसे चौंकाने वाली और खतरनाक बात यह है कि एक ही नाम से हजारों हजार आपत्तियां दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि चुन चुनकर खास वर्गों और कांग्रेस समर्थक बूथों के वोट काटे गए हैं। जहां बीजेपी को हार दिखती है, वहां मतदाता ही सिस्टम से गायब कर दिए जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यही पैटर्न आलंद में दिखा, यही राजुरा में दिखा और अब वही ब्लूप्रिंट गुजरात, राजस्थान और हर एक राज्य में लागू किया जा रहा है जहां एसआईआर थोपा गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि एसआईआर को एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार को खत्म करने के हथियार में बदल दिया गया है, ताकि जनता नहीं बीजेपी तय करे कि सत्ता में कौन रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे गंभीर सच्चाई ये है कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का रक्षक नहीं, बल्कि इस वोट चोरी की साजिश का मुख्य सहभागी बन चुका है। दर्शकों, राहुल गांधी एसआईआर पर सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि एसआईआर देश के लिए जरूरी है, क्योंकि एसआईआर से घुसपैठिए वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष के लोग एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे विपक्षी वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जमकर दलील दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर रोक न लगाकर विपक्ष को बड़ा झटका दे चुका है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं अगर आप दर्शक एसआईआर के समर्थन में हैं तो कमेंट में यस एसआईआर जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग एसआईआर के साथ हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस की बढ़ गई है चिंता और कैसे बीजेपी ने कर दिया है बड़ा खेला। बने रहिए हमारे साथ, अंत तक देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए। दर्शकों, गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 130वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मतदाता बनना उत्सव मनाने का एक गौरवशाली अवसर है। आज मतदाता दिवस है और मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा है। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करे और मिठाइयां बांटी जाएं। इससे लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। आज नेशनल वोटर्स डे पर मैंने माय भारत के वॉलंटियर्स को एक पत्र लिखा है। इसमें मैंने उनसे आग्रह किया कि जब हमारे आसपास का कोई युवा साथी पहली बार मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हो तो हमें उस खुशी के मौके पर मिलकर इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा है। जब कोई 18 साल का हो जाता है तो वो मतदाता बन जाता है। ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बड़ा माइलस्टोन होता है। इसीलिए जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का उत्सव मनाएं। वहीं देश में जनगणना को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। अब इस अधिसूचना को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के बाद कांग्रेस ने जनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम नहीं होने को लेकर आपत्ति जताई। इसके साथ ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार की जातिगत जनगणना की नीयत पर सवाल उठाते हुए सीधे सीधे प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जातिगत जनगणना न करना पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ भाजपाई साजिश है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम तक नहीं है, गिनेंगे क्या? जातिगत जनगणना भी बीजेपी का जुमला है। सोनिया गांधी और गांधी परिवार के करीबी लोग राहुल गांधी के भरोसे हैं, लेकिन राहुल गांधी की लीडरशिप में पार्टी की करारी हार हो रही है। पार्टी के बड़े नेता ही कांग्रेस का खेल बिगाड़ रहे हैं। वहीं अब पार्टी के भीतर से भी राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठने लगे हैं।
दर्शकों, कांग्रेस पार्टी आज एक अहम मोड़ पर आ खड़ी है। गांधी परिवार की विरासत पर टिकी ये पार्टी चुनावी सफलता के लिए लगातार तरस रही है। ऐसे में नेतृत्व पर सवाल उठने लाजमी है। पिछले 2 दशकों से कांग्रेस पार्टी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में राहुल गांधी के नेतृत्व में है। ऐसे में हर बड़ी असफलता के बाद कार्यकर्ताओं के बीच से आवाज आती है कि प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ। लेकिन अब की बार जो हो रहा है वो थोड़ा अलग है। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा की तुलना एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। पिछले दिनों ओडिशा के कांग्रेस पूर्व विधायक मोहम्मद मोकीम और कांग्रेस पार्टी के ही सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद जैसे नेताओं ने पार्टी के नेतृत्व को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसे सामान्य नहीं कहा जा सकता। इन दोनों नेताओं ने वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की नेतृत्व क्षमता की इस तरह तारीफ की जो निश्चित तौर पर राहुल गांधी समर्थकों को नागवार लगी होगी। वहीं अब खबर सामने आई है कि पार्टी के एक और बड़े नेता राहुल गांधी से नाराज बताए जा रहे हैं। दर्शकों, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, केसी वेणुगोपाल जैसे कांग्रेस के नेता हर वक्त राहुल गांधी के पक्ष में बैटिंग करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में राहुल गांधी के खिलाफ भी आवाजें उठने लगी हैं। हाल के दिनों में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा देकर बीजेपी और दूसरे दलों का दामन थामा है। ऐसे में राहुल गांधी की भाषा में बोले तो कई बार कांग्रेस में इस्तीफे का बम फूट चुका है। वहीं अब शशि थरूर को लेकर कांग्रेस की कलह बाहर आ गई है। दरअसल केरल विधानसभा चुनाव से संबंधित कांग्रेस के एक बड़ी बैठक में शामिल नहीं होने के शशि थरूर के फैसले को लेकर पार्टी नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने उन पर जोरदार हमला किया है। संदीप दीक्षित ने केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर को न सिर्फ बैठक के लिए अप्रासंगिक बताया बल्कि ये कहकर भी बड़ा हमला बोला कि बैठक में सिर्फ बड़े और मजबूत नेता ही आ रहे हैं। उन्होंने थरूर का बिना नाम लिए कहा कि वो इस बैठक में आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पूर्व दिल्ली के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने शशि थरूर की पार्टी से नाराजगी की खबरों के बीच बहुत बड़ा हमला बोला है। उन्होंने न्यूज एजेंसी INS से कहा कि केरल में कांग्रेस के जितने भी मजबूत नेता है जो कांग्रेस के लिए प्रासंगिक है वो सब आ रहे हैं। जो कांग्रेस के लिए प्रासंगिक नहीं है वो कांग्रेस के बड़े नेता नहीं है। वो आए या ना आए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जानकारी के अनुसार कोची यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने उनके नहीं मिलने से नाखुश शशि थरूर कांग्रेस की बैठक में जाने के बजाय केरल लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होंगे। दरअसल शशि थरूर और उनकी पार्टी के बीच पिछले दिनों कई ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जिससे जानकारों ने यह अंदाजा लगाया है कि वो कांग्रेस में अपनी मौजूदा स्थिति को लेकर संतुष्ट नहीं है। शशि थरूर कई बार पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर सवाल उठा चुके हैं, खासकर केरल कांग्रेस को लेकर। वो केरल में पार्टी के नेतृत्व संकट का भी मुद्दा उठा चुके हैं और इन बातों को लेकर राहुल गांधी से भी मिल चुके हैं। कांग्रेस से उनके विवाद बढ़ने की एक वजह केंद्र से लेकर केरल तक में NDA सरकार की नीतियों की उनकी ओर से की जाने वाली तारीफें भी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर कोविड वैक्सीन या फिर ऑपरेशन सिंदूर, ऐसे हर विषय में उन्होंने मोदी सरकार की सराहना की है जिससे पार्टी उनसे दूरी बनाती है। वहीं अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या शशि थरूर अब कांग्रेस को अलविदा तो नहीं कहने वाले। वहीं शशि थरूर की नाराजगी को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके लिखा कि राहुल बनाम प्रियंका कांग्रेस, DKS बनाम सिद्धरामैया कांग्रेस, गहलोत बनाम पायलट कांग्रेस, अब थरूर बनाम केरल कांग्रेस, महापंचायत में महायुद्ध। लगता है कांग्रेस पार्टी को अपने शांति बोर्ड की जरूरत है। लेकिन एक बात साफ है, जो भी देश को परिवार से ऊपर रखता है उसे कांग्रेस में किनारे कर दिया जाता है। मैं इसका उदाहरण हूँ। दिल्ली में करारी हार के बाद अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ गई है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पंजाब पर काफी फोकस कर रहे हैं ताकि पंजाब से भी कहीं उनका पार्टी की विदाई न हो जाए। इसीलिए अब केजरीवाल पंजाब में काफी वक्त बिता रहे हैं। चुनावी साल में पंजाब की सियासी गर्माहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोहाली के विकास भवन में मुख्यमंत्री सेहत योजना की लॉन्चिंग के दौरान पूर्व सरकारों पर निशाना साधा। साथ ही इसके अलावा नशा, बदहाल शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भी उठाया। मंच में दोनों नेताओं ने कहा कि आपकी सियासत सेवा पर आधारित है, न कि व्यक्तिगत लाभ पर। केजरीवाल ने यह भी कहा कि पूर्व सरकारों ने पंजाब की नींव कमजोर करी और साथ ही नशे के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं की। उन्होंने विपक्षियों को चेतावनी दी कि वोट बैंक की राजनीति के लिए पंजाबियों को धोखा नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा जो नेता अपनी गाड़ियों में नशा तस्करी करवाते थे वो आज जेल में हैं, लेकिन पंजाब में भी आम आदमी पार्टी घिरती जा रही है। कोर्ट में आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबरें आई। दर्शकों, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने RTI एक्टिविस्ट और 3 पत्रकारों के खिलाफ दर्ज FIR की जांच पर रोक लगा दी है। ये रोक मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के हेलीकॉप्टर उपयोग पर सवाल उठाने के मामले में लगाई गई है।
जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने कहा कि केवल इसीलिए किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि उसने किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति से सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आलोचना और व्यंग लोकतंत्र का हिस्सा है और इससे आहत होना राज्य कार्रवाई का पैमाना नहीं तय करता। दर्शकों, आपको बता दें कि ये मामला दिसंबर 2025 में सीएम मान की 10 दिन की जापानी यात्रा से जुड़ा है। आरटीआई एक्टिविस्ट मणिक गोयल ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया था कि उनकी उपस्थिति में सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किसने किया। इस पोस्ट को मीडिया ने रिपोर्ट किया, जिसके बाद गोयल और 3 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में पत्रकारों को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि अक्सर सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग आलोचना को पसंद नहीं करते और प्रतिक्रिया के तौर पर साइबर बुलिंग और साथ ही आलोचकों को चुप कराने का काम करते हैं, लेकिन आपराधिक जिम्मेदारी लेखकों या पत्रकारों पर स्वतः नहीं डाली जा सकती। राज्य को सामान्य समझ और प्रत्यक्ष संबंध के कसौटी पर ही कार्रवाई करनी होगी। तो देखा आपने कैसे कोर्ट से आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई के बाद अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी ने पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर कांग्रेस के भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। बीजेपी के कार्यकारी प्रधान अश्विनी शर्मा ने ये कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास कांग्रेस मंत्रियों के भ्रष्टाचार की फाइलें होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो एक गुप्त समझौते का संकेत है। दर्शकों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन और कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के संदर्भ में ये आरोप लगाए गए हैं। चंडीगढ़ में 29 जनवरी को मेयर पद का चुनाव होना है। इसे लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पुनर्गठबंधन हो गया है। अश्विनी शर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि सीएम भगवंत मान बार बार कहते हैं कि उनके पास पूर्व कांग्रेसी मंत्रियों के भ्रष्टाचार की फाइलें हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज तक ना तो कोई जांच हुई ना ही कोई कार्रवाई, क्योंकि अंदर खाने समझौता पहले ही हो चुका है। आपको बता दें, आप INDI गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन पंजाब में आप और साथ ही कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आप सरकार कांग्रेस के समय में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा तो उठाती रही है, लेकिन किसी भी मामले की जांच में कार्रवाई नहीं की गई। को मुंबई नगर पालिका चुनाव के दौरान एक साथ रहने का वादा करने वाले ठाकरे बंधुओं की दोस्ती नतीजों के बाद बिखर गई है। कल्याण डोंबिवली में MNS ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से भड़के शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने तीखा हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि जिन्होंने ठाकरे परिवार और शिवसेना के साथ बेईमानी की, उनके साथ किसी भी तरह का राजनीतिक संबंध रखना नामुमकिन है। दरअसल कल्याण डोंबिवली महापालिका में सियासी खेला करने के बाद राज ठाकरे ने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का उदाहरण देकर साफ किया कि राजनीति में कभी कभी एक कदम पीछे हटाना या किसी से हाथ मिलाना मजबूरी नहीं बल्कि रणनीति होती है। बाल ठाकरे की जयंती पर राज ठाकरे ने ऐसा पोस्ट किया जिसे उद्धव गुट के रणनीतिकार संजय राउत के दावों का जवाब माना जा रहा है। शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने कल्याण डोंबिवली में एकनाथ शिंदे गुट और राज ठाकरे की MNS के बीच हुए गठबंधन को लेकर दावा किया था कि स्थानीय स्तर पर गठबंधन से राज ठाकरे को भी बुरा लगा था। उनका ये इशारा था कि राज ठाकरे इस गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब राज ठाकरे ने पोस्ट करके संजय राउत के दावों को एक तरफ से गलत साबित कर दिया है। अब राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि भले ही बाला साहब को किसी समय राजनीति में लचीला रुख अपनाना पड़ा हो, लेकिन मराठी लोगों के लिए उनका प्यार जरा भी कम नहीं हुआ बल्कि और मजबूत हुआ है। यही वो संस्कार हैं जो हमारे साथ हैं। मैं आज फिर एक बात कहता हूं कि अगर पूरी तरह से बदली हुई राजनीति में थोड़ा लचीला रुख अपनाना पड़े तो ये कभी भी मेरे व्यक्तिगत फायदे या मतलब के लिए नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि राज ठाकरे ने पोस्ट करके जिस लचीलेपन की बात कही, क्या उससे ये साफ नहीं हो जाता कि कल्याण डोंबिवली में जो सियासी समीकरण बैठा उसमें राज ठाकरे की पूरी सहमति थी। राज ने साफ किया कि कल्याण डोंबिवली में शिंदे गुट के साथ जाना उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं बल्कि मराठी मनुष्य के हित में लिया गया सोचा समझा लचीला रुख था। खबरों की माने तो शिंदे गुट और MNS के बीच हुए इस गठबंधन को लेकर दोनों पक्षों में कई सीनियर नेताओं के बीच लगातार बैठकें हुई थी। इसके बाद ही गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला हुआ। इस गठबंधन के बाद कल्याण डोंबिवली का समीकरण अब पूरी तरह से बदल चुका है। 122 सीटों वाली इस महापालिका में शिंदे गुट को 53, बीजेपी को 50, उद्धव गुट को 11 और MNS को 5 सीट मिली है। यहाँ बीजेपी और शिंदे गुट ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन असली चाबी राज ठाकरे के पास आ गई है। इस राजनीतिक उठापटक के बीच में जो लॉटरी निकली उसके मुताबिक यहाँ मेयर का पद अनुसूचित
जनजाति के लिए आरक्षित है। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ बीजेपी के पास कोई एसटी पार्षद नहीं है। ऐसे में मेयर अब शिंदे गुट का बनना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं इससे पहले संजय राउत ने दावा किया था कि ये राज ठाकरे का फैसला नहीं है। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि ये राज ठाकरे को नहीं बल्कि उनके स्थानीय नेताओं का फैसला है। संजय राउत ने कहा था कि राज ठाकरे बहुत व्यतीत हैं, जिस तरह से स्थानीय नेताओं ने फैसला लिया। राज साहब का कहना है कि ये मेरी भूमिका नहीं है, ये मेरी पार्टी की भूमिका नहीं है। अगर स्थानीय लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर कोई भूमिका ली तो इस पर कठोर एक्शन होना चाहिए। जैसे अंबरनाथ में कांग्रेस के 12 पार्षद बीजेपी के साथ चले गए तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। हमारी पार्टी में भी जो खिलाफ काम करता है उसे निकाल देते हैं। लेकिन अब राज ठाकरे ने साफ कर दिया है कि कहीं न कहीं इस फैसले के पीछे उनकी सहमति है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें